हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बौखलाए शहबाज शरीफ ने पार कर दी हद, इमरान खान पर साधा निशाना। यहां तक तो ठीक था, लेकिन दोस्तों आरएसएस का नाम लेकर उगला जहर शहबाज शरीफ ने। बताएंगे दोस्तों आरएसएस को लेकर क्या कहा शहबाज ने, और साथ ही साथ बताएंगे जहां पर लद्दाख सीमा के हालात को जयशंकर जी ने बताया नाजुक। ज्यादा जवानों की तैनाती को लेकर सबसे बड़ी जानकारी दी है दोस्तों, सबसे बड़ा बयान दिया है और चीन टेंशन दे रहा है, ऐसी बात कही गई है जयशंकर के द्वारा। सारी जानकारी बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे जहां 2047 तक भारत को इस्लामिक राज्य बनाने की नापाक मंशा पीएफआई के क्रिप्टो बीटेक आईडी गठजोड़ की खुल गई पोल। बताएंगे दोस्तों क्या है ये बड़ी खबर। साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अमित शाह जी ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है दोस्तों। क्या कहा उन्होंने, तो हर तरह की जानकारी आपको बताने वाले हैं। बैंक से जुड़ी जानकारी बताएंगे, जहां पर आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। बैंक से अगर आपका भी इन बैंकों में अकाउंट है तो दोस्तों हर तरह की जानकारी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते और मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व में नंबर 1 सेना और मोदी है तो मुमकिन है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां बौखलाए शहबाज शरीफ ने पार कर दी अपनी लिमिट की हद, इमरान खान पर साधा निशाना। लेकिन आरएसएस का नाम लेकर उगला जहर। बता दे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार को पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी यानी पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान के खिलाफ जहर उगलते हुए हद पार कर दी। शहबाज शरीफ ने इमरान खान की तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से कर डाली है। उनका ये बयान तब आया जब लाहौर में पुलिस और पीटीआई के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हुए थे। जमान पार्क में पुलिस ने 35 से अधिक पीटीआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये कार्यकर्ता हिंसात्मक कार्रवाई में शामिल थे। तोशाखाना मामले में गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए खान कई दिनों तक अपने लाहौर स्थित अपने घर पर हैं। इस्लामाबाद की एक अदालत ने उनके बार बार पेश न होने के कारण गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया था। पुलिस जब इमरान खान को गिरफ्तार करने पहुंचती है तो पीटीआई कार्यकर्ताओं की उनसे झड़प हो जाती है। उन्मादी कार्यकर्ताओं ने पुलिस वाहनों को भी आग लगा दी। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक हिंसा की खबरों के बीच पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने ट्वीट करके लिखा कि अगर किसी को कोई शक था तो इमरान खान नियाजी की पिछले कुछ दिनों की हरकतों ने उनकी फांसीवादी और उग्रवादी प्रवृत्तियों को उजागर कर दिया है। मानव ढाल के रूप में लोगों का इस्तेमाल करने से लेकर पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने से लेकर न्यायपालिका को डराने के लिए जत्थों का नेतृत्व करने तक उन्होंने आरएसएस की किताब से कुछ सीख ले ली है। इमरान खान को बताया गया है कि उन्होंने आरएसएस की किताब से सीख ली है। जी हाँ दोस्तों, ये बयान किसी और का नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने दिया है। जियो न्यूज के अनुसार पुलिस ने इमरान के घर पर पार्टी की ओर से स्थापित कार्यकर्ता शिविरों को खाली करने के लिए यह अभियान शुरू किया था। अब ऐसे में शहबाज शरीफ ने इमरान खान को फटकार लगाई, लताड़ लगाई, चाहे कोई भी बयान दिया दोस्तों उस पर कोई विवाद नहीं था। लेकिन आरएसएस का नाम जो लिया है शहबाज शरीफ ने, जिसमें फिर एक बार भारत में आग सुलगा दी है। अब ऐसे में आपकी क्या निजी राय होने वाली है इस पर दोस्तों। शहबाज शरीफ ने आरएसएस का नाम लेकर के एक तरीके से आरएसएस को नेगेटिव में बुरा बताने की कोशिश की है दोस्तों, कि इमरान खान ने आरएसएस की किताब से कुछ सीख ले ली है और तभी वो इस प्रकार के बुरे कार्य कर रहा है। यानी कि शहबाज आरएसएस को इनडायरेक्टली गलत बताने की कोशिश कर रहा है, बुरा बताने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल इस पर आपकी निजी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं भारत की जनता इस पर क्या जवाब देती है। और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा अधिक से अधिक व्हाट्सएप, फेसबुक पर, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां लद्दाख सीमा के हालात को जयशंकर ने बताया नाजुक, ज्यादा जवानों की तैनाती चीन दे रहा टेंशन। बता दे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने खुद दावा किया है कि लद्दाख में भारत चीन सीमा पर हालात ठीक नहीं है। उन्होंने दावा किया कि चीनी और भारतीय सैनिक सीमा के कई हिस्सों में आमने सामने हैं। शनिवार को एक अंग्रेजी मीडिया की तरफ से आयोजित परिचर्चा में जयशंकर जी ने कहा कि मेरी राय में लद्दाख सीमा पर स्थिति अब भी भयावह स्थिति में है। विदेश मंत्री की इस बात से चीन भारत संबंधों को लेकर नए कयास लगने शुरू हो गए हैं। 2020 के बाद से भारत चीन सीमा पर बार बार स्थिति गर्म होती रही है। गलवान घाटी में भारत और चीन की सीमाएं आपस में भिड़ गई है। इस घटना में भारत के 20 और चीन के 40 से अधिक सैनिक शहीद हो गए थे। दिसंबर 2022 में लद्दाख सीमा भी टकराव देखने को मिला, हालांकि उस समय जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ था। चीन ने कभी भी भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा को अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता नहीं दी है। भारत ने चीन
पर एक तरफा तरीके से सीमा की यथा स्थिति को नष्ट करने का आरोप लगाया है। हालांकि पिछले दिसंबर की घटना के बाद दोनों देशों ने फिर से कूटनीतिक स्तर पर बातचीत शुरू की। द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने का प्रयास किया जाता है। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे ने शुक्रवार को कहा कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन तेजी से अपनी सेनाओं को बढ़ा रहा है। नए इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से निर्माण हो रहा है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए की सैन्य शक्ति कम नहीं की गई है, लेकिन भारतीय सेना के जवान भी किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। बहरहाल दोस्तों, ये तो सच्चाई है कि चाइना ने सीमा पर स्थिति को तनावपूर्ण बनाकर रखा हुआ है। दोस्तों, किसी भी चीज को लेकर क्लियर नहीं कर रहा है चाइना की उसको आखिर करना क्या है। बातचीत जब होती है दोस्तों, तो चाइना ऐसा बिहेव करता है कि चाइना ही सबसे ज्यादा शांति धारक देश है, लेकिन वास्तविकता क्या है वो भारत को अच्छे से पता है। अंदर ही अंदर चाइना काटने की कोशिश करता है और ऊपर से दिखावे की रणनीति अपनाता है। बहरहाल ऐसे चाइना के खिलाफ भारत को क्या कदम उठाने चाहिए दोस्तों, दोस्त अच्छे सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट में। और साथ ही साथ अगर आपको विश्वास है कि हमारी भारतीय सेना अब इतनी एडवांस हो चुकी है कि चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है, तो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है जरूर कहिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां भारतीय राजदूत ने एक बार फिर पाकिस्तान को दिखाया आईना। उसके ही घर में सुना डाली खरी खोटी। बता दें, भारत ने पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध कभी भी बंद नहीं किए और देश व्यापारिक संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। समाचार पत्र डॉन की खबर के मुताबिक पाकिस्तान में भारत के उप उच्चायुक्त सुरेश कुमार ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में शुक्रवार को एक कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंध चाहता है क्योंकि हम अपना भूगोल नहीं बदल सकते। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ सामान्य संबंधों की ओर बढ़ना चाहते हैं। हमने पाकिस्तान के साथ व्यापार भी नहीं रोका, पाकिस्तान ने ही ऐसा किया था। कुमार ने कहा कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपनी समस्याओं और स्थितियों को कैसे बदल सकते हैं। नई दिल्ली के 2019 में जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को निलंबित कर दिया था। साथ ही इस्लामाबाद में भारत के उच्चायुक्त को निष्कासित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंधों की इच्छा रखता है और इस बात पर जोर देता है कि इस तरह के जुड़ाव के लिए आतंकवाद और शत्रुता से मुक्त वातावरण बनाने की जिम्मेदारी इस्लामाबाद की। बात करें एक और बड़ी खबर की दोस्तों, जहां 2047 तक भारत को इस्लामिक राज्य बनाने की नापाक मंशा पीएफआई के क्रिप्टो बीटेक आईईडी गठजोड़ की खुल गई पोल। बता दें, आतंकी एवं तोड़फोड़ की गतिविधियों में शामिल रहे संगठनों को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की चार्जशीट में नित्य नए खुलासे हो रहे हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई ने भारत को 2047 तक इस्लामिक राज्य बनाने की नापाक मंशा पाली, तो वहीं आईएस जैसे वैश्विक आतंकी संगठन भी कई तरह के से इस मंशा को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। एनआईए ने पीएफआई से जुड़े 68 आरोपियों के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें खुलासा हुआ है कि वे लोग एक खतरनाक रणनीति के जरिए अपने मकसद को पूरा करने में जुटे थे। इसके लिए अलग अलग विंग गठित की गई थी। जांच एजेंसी की एक अन्य चार्जशीट में क्रिप्टो बीटेक आईईडी गठजोड़ का भी पता चला है। आईएस द्वारा अपने गुर्गों को विदेश से क्रिप्टो करेंसी के जरिए फंड ट्रांसफर किया जा रहा है। आईएस के इशारे पर बीटेक की योग्यता वाले कट्टरपंथी युवा आईईडी तैयार कर रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसियों द्वारा शुक्रवार को 2 अलग केसों में दाखिल की गई चार्जशीट के मुताबिक केरल और तमिलनाडु में पीएफआई के 68 कार्यकर्ता भारत को इस्लामिक राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। एनआईए द्वारा पीएफआई केस में दायर की गई चार्जशीट की संख्या 4 हो गई है। पहली चार्जशीट 13 मार्च को जयपुर और दूसरी चार्जशीट हैदराबाद में 16 मार्च को दाखिल की गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां दाने दाने को तरस रही पाकिस्तान की जनता, लेकिन हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान की शहबाज सरकार चुरा कर खा गया रशिया का गेहूं। बता दें, आर्थिक संकट से जूझ रही पाकिस्तान की जनता दाने दाने को मोहताज है। महंगाई आसमान पर पहुंच गई है और आईएमएफ भी जल्द कर्ज देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। दिवालिया होने की कगार पर खड़ा पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसने रशिया से मिले गेहूं में भी चोरी शुरू कर दी। सिंध प्रांत में 40,000 टन से अधिक गेहूं की चोरी करने के आरोप में पाकिस्तान के 67 वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ये वही गेहूं है जिसे बुरे समय में रशिया ने आगे बढ़ते हुए भेजा था। पाकिस्तान के द न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 जिलों में स्थित सरकारी गोदामों से अनाज चोरी हो गया है। बहुत बड़ी खबर, निलंबित अधिकारियों में 49 खाद्य पर्यवेक्षक और 18 खाद्य निरीक्षक शामिल है जिन्होंने कथित तौर पर इन अनाज केंद्रों के कर्मचारियों की मदद से गेहूं की चोरी की थी। अब उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान में पिछले साल बाढ़ ने काफी कहर बरपाया था जिससे कई हेक्टेयर में लगी फसलें तबाह हो गई थी। इसके
इसके बाद रशिया ने हाल में पाकिस्तान की मदद करते हुए कई टन गेहूं जहाज के जरिए पहुंचाया है, जिससे शहबाज सरकार जनता का पेट भर रही है। आर्थिक संकट की वजह से पाकिस्तान में आटे की भी कमी देखी गई और कीमतों में भी बहुत इजाफा हो गया। बहरहाल दोस्तों, पाकिस्तान की हालत त्रस्त हो चुकी है, जनता परेशान हो चुकी है और अब ऐसे में वहाँ के अधिकारी आपदा में भी अवसर ढूंढ रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, आपकी जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहाँ पर SIA का आतंकियों के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन। श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम में कई ठिकानों पर मारी रेड। बता दें, जम्मू कश्मीर में राज्य जांच एजेंसी यानी SIA ने आतंकवादी वित्त पोषण से जुड़े मामले में शनिवार सुबह कई ठिकानों पर छापेमारी की। जम्मू कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी ने 2016 में राष्ट्र विरोधी प्रदर्शनों का चेहरा रहे मौलवी सर्जन बरकती द्वारा चंदा वसूलने और व्यक्तिगत लाभ के लिए उक्त राशि का इस्तेमाल करने से जुड़े एक मामले में शनिवार को 8 जगहों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। जम्मू कश्मीर पुलिस के अपराध जांच विभाग की सहायक शाखा SIA ने चंदा जुटाने और राष्ट्र विरोधी भाषणों की जांच के सिलसिले में इस साल की शुरुआत में बरकती के खिलाफ मामला दर्ज किया था। चलते अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर इमरान खान के घर से 5 AK-47 और सैकड़ों गोलियां बरामद की गई। दोस्तों, क्या पाकिस्तान में कहीं गृह युद्ध की तैयारी तो नहीं? बता दें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के जमान पार्क स्थित बंगले से तलाशी अभियान के दौरान असॉल्ट राइफलें और गोलियों का जखीरा बरामद किया गया। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई में बाधा डालने और हमला करने के आरोप में 60 से अधिक पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। अब ऐसे में इस दौरान पुलिस और PTI समर्थकों में जमकर झड़पें भी हुई, लेकिन इसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं। इमरान खान के घर से मिले हथियारों के जखीरे को देख पुलिस के भी होश उड़ गए। जी हाँ दोस्तों, अब इस पर क्या कार्रवाई होगी सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, जो भी कोई खबर निकल कर सामने आता है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां PM मोदी शेख हसीना ने किया पहली क्रॉस बॉर्डर तेल पाइपलाइन का उद्घाटन। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की उनकी समकक्ष शेख हसीना ने शनिवार को उत्तरी बांग्लादेश में डीजल की आपूर्ति करने के लिए 377 करोड़ रुपए के परिव्यय से तैयार पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया और इस परियोजना से खर्च कम होगा और कार्बन उत्सर्जन भी घटेगा। मोदी ने उद्घाटन के दौरान कहा कि इस पाइपलाइन से भारत बांग्लादेश के संबंधों का नया अध्याय शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस समय भारत से बांग्लादेश को डीजल आपूर्ति 512 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग से की जाती है। 131.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से असम में नुमालीगढ़ से बांग्लादेश तक हर साल 10 लाख टन डीजल की आपूर्ति की जाएगी। PM ने कहा कि इससे न सिर्फ परिवहन व्यय कम होगा बल्कि कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। पाइपलाइन परियोजना का निर्माण 2018 में शुरू हुआ था और दोनों देशों के बीच ये पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है और इसे लगभग 377 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, जिसमें से 285 करोड़ रुपए बांग्लादेश में पाइपलाइन बिछाने में खर्च हुए हैं और ये राशि भारत ने अनुदान सहायता के तहत खर्च किया है और इसके माध्यम से शुरुआत में उत्तरी बांग्लादेश के 7 जिलों में हाई स्पीड डीजल भेजा जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस पहली क्रॉस बॉर्डर तेल पाइपलाइन के उद्घाटन के लिए इन दोनों देशों को यानी अपने देश भारत और बांग्लादेश दोनों को कांग्रेचुलेशन जरूर कहिएगा आप लोग। चलते अगली खबर की तरफ, जहां अमेरिका ब्रिटेन के बाद अब न्यूजीलैंड ने सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक कर दिया बैन। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, अमेरिका और ब्रिटेन सरकार के बाद अब न्यूजीलैंड से सबसे बड़ी खबर, जहां न्यूजीलैंड ने चाइनीज शॉर्ट रील एप्लीकेशन टिकटॉक पर बैन लगा दिया है। ब्रिटेन के बाद न्यूजीलैंड ने भी अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के कदमों को देखते हुए ऐसा किया है। द न्यू यॉर्क टाइम्स के अनुसार ब्रिटेन ने गुरुवार को एक चीनी कंपनी द्वारा वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन के स्वामित्व से जुड़े सुरक्षा भय का हवाला देते हुए टिकटॉक पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। संसद में बोलते हुए लैंकेस्टर के डची के चांसलर ओलिवर डाउन डेन ने प्रतिबंध को एहतियाती के रूप में वर्णित किया। अमेरिका, यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा, कनाडा और भारत ने पहले ही इस तरह के कदम उठाए थे। बहरहाल दोस्तों, भारत के बाद अब धीरे धीरे ये लोग भी अपने देश में टिकटॉक को बैन कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत हमेशा से पहला कदम उठाता है और आज भारत जिस मुकाम पर पहुंचा है दोस्तों, वो अपने ज्ञान और अपने विदेश नीति की वजह से पहुंचा है, तो कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कहिएगा आप लोग। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां राहुल गांधी के लंदन लेक्चर पर विवाद के बीच बहरीन से आया बीजेडी सांसद का वीडियो जमकर हो रही तारीफ। जी हां, भारत के सांसद सस्मित पात्रा इस समय बहरीन में आयोजित 146वीं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यानी IPO में हिस्सा लेने के लिए राजधानी मनामा पहुंचे हैं। बुधवार को सस्मित जब इस सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने दुनिया को बताया कि किस तरह से भारत ने कोविड-19 के समय हर देश की मदद
करने के लिए हाथ बढ़ाया। सस्मित ने कहा कि भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन से जुड़ी इकाइयों को कोविड वैक्सीन मुहैया कराई। उनका ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग उनकी काफी सराहना कर रहे हैं। ये वीडियो ऐसे समय में आया है दोस्तों जब देश में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के उनके लंदन लेक्चर की वजह से जमकर निंदा हो रही है। ये वीडियो सामने आने के बाद लोग सस्मित की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं और इससे पहले सस्मित ने पाकिस्तान पर जिस तरह से हमला बोला था वो भी काफी सुर्खियां बटोर रहा है। सस्मित ने कहा कि भारत ने कोविड-19 के दौरान 291 मिलियन मेक इन इंडिया खुराक 99 देशों को भेजी। सस्मित ने कहा कि आज भारत आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सबका साथ सबका विकास सिद्धांत पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम में यकीन करता है और पूरी दुनिया को अपना एक परिवार करार देता है। सस्मित ये बताना भी नहीं भूले कि भारत दुनिया का वो देश है जिसका लोकतंत्र सबसे बड़ा है। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं ये लेक्चर राहुल गांधी को भी सुनना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि विदेशी धरती पर जाकर के भारत का नाम भी किया जा सकता है आलोचना के अलावा। तो दोस्तों अपनी राय आप लोग जरूर दीजिएगा। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ जहां क्या टूट रही है अमेरिका और इजराइल की दोस्ती। नेतन्याहू को अभी तक नहीं मिला जो बाइडेन की तरफ से कोई भी न्योता। जी हां, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता संभाले हुए 11 हफ्ते हो चुके हैं लेकिन अभी तक उन्हें अमेरिकी दौरे का आमंत्रण नहीं मिला है। ऐसे में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद दोनों देशों के बीच रिश्ते कुछ ठीक नहीं है। व्हाइट हाउस की तरफ से भी अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि नेतन्याहू को इनवाइट किया गया है या नहीं और इस ताजा घटनाक्रम के बाद माना यह जा रहा है कि इस बार अमेरिका इजराइल की कुछ नीतियों को लेकर नाराज चल रहा है। और ये बात भी दिलचस्प है कि इस बार देश की जनता नेतन्याहू के खिलाफ है। उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। आप सड़कों पर ये हुजूम देख पा रहे होंगे लोगों का दोस्तों जो उनके विरोध में खड़े हैं। ज्यादातर इजरायली पीएम ने सत्ता संभालने के बाद अमेरिका का दौरा किया है। खुद नेतन्याहू भी कई बार अमेरिका के दौरे पर जा चुके हैं। सन 1970 से ये परंपरा चली आ रही है कि हर बार इजरायली पीएम अमेरिका जाते ही जाते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा क्योंकि जब से नेतन्याहू दोबारा से पीएम बने हैं इजराइल के तब से जो बाइडेन की जो नीति है इजराइल को लेकर दोस्तों या यूं कह ले जो बाइडेन का इंटरेस्ट नेतन्याहू में कम होता दिखाई दे रहा है। बात करें एक और बड़ी खबर की जहां भारत श्रीलंका के संबंधों पर जयशंकर जी का बयान। कहा पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है खून। जी हां, भारत श्रीलंका संबंधों पर विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि खून का रिश्ता ज्यादा गहरा होता है इसीलिए कठिन समय में श्रीलंका के साथ खड़ा होना स्वाभाविक है। श्रीलंका के आर्थिक संकट के बीच जयशंकर जी ने कहा कि भारत के लिए यह स्वाभाविक था कि वो इस मुश्किल वक्त में श्रीलंका के साथ खड़ा होने के लिए क्या कर सकता है। संकट के समय में भारत बार बार पड़ोसी पहले की नीति का पालन करते हुए अपने आसपास के देशों के साथ खड़ा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित श्रीलंकाई वास्तुकार जेफरी बावा प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर कहा कि कुल तुंगा और मैं यानी भारत और श्रीलंका के बारे में बात कर रहे थे। मैंने उन्हें याद दिलाया कि खून पानी से गाढ़ा होता है। बढ़ते अगली खबर की तरफ दोस्तों जहां संयुक्त राष्ट्र में भारत का बजा डंका। 52वीं मानवाधिकार परिषद की बैठक में विकास मॉडल की हुई प्रशंसा। बता दें जिनेवा में 52वीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में भारत का खूब डंका बजा है और इस बैठक में भारत के विकास मॉडल की प्रशंसा हो रही है। बैठक में एनजीओ द्वारा भारतीय शिक्षा मॉडल जिक्र हुआ और संयुक्त राष्ट्र के अन्य सदस्य राज्यों से इसका पालन करने का आग्रह कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद एनजीओ के साई संपंत ने अपने मौखिक तौर पर जिनेवा में पढ़ने वाली एक दलित लड़की रोहिणी की कहानी का वर्णन किया और उन्होंने कहा कि वो भारत सरकार द्वारा दी गई 1 करोड़ रुपए की लाभार्थी रही है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के 20 करोड़ दलित लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए एक सम्मान की बात है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में पीएचडी करने के लिए मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए मैं भारत सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथ ही साथ बढ़ते अगली खबर की तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, खुद को बताया कि इस दिन हो जाऊंगा अरेस्ट। जी हां, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि उन्हें मंगलवार को गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने अपने समर्थकों से इसका विरोध करने को कहा है। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें मैनहट्टन जिला अटॉर्नी के ऑफिस से गुप्त सूचना मिली है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आरोप क्या होंगे और इस मामले पर जिला अटॉर्नी कार्यालय के प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। पूर्व राष्ट्रपति का कहना है कि न्यूयॉर्क के अभियोजक कुछ महिलाओं को भुगतान के लिए किए गए धन से जुड़े मामले की जांच कर रहे हैं और इसी सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। आरोप है कि पूर्व राष्ट्रपति ने इन महिलाओं को यौन संबंधों के बदले में धन देकर मामले को सार्वजनिक नहीं करने को कहा था। चलते अगली खबर की तरफ दोस्तों जहां लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अमित शाह जी का बहुत बड़ा ऐलान। कहा नरेंद्र मोदी लगातार
लगातार तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। शुक्रवार को अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में भी सरकार बनाएगी और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। अमित शाह ने यहाँ एक कार्यक्रम में कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद 3 अहम मुद्दों जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और नक्सली समस्या का मोटे तौर पर समाधान कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद किसी भी विदेशी ताकत ने देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की है। उन्होंने आगे कहा कि जनता तय करेगी कि कौन देश का अगला प्रधानमंत्री होगा। मैंने देश के सभी हिस्सों का दौरा किया और महसूस किया है कि भाजपा अगली सरकार बनाएगी और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये तो अमित शाह जी का कहना है। बहरहाल हमारे भारत देश की जनता क्या कहती है, देखते हैं दोस्तों आप लोग क्या कहते हैं। कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कौन होगा आपके हिसाब से 2024 लोकसभा चुनाव का विनर और अगला प्रधानमंत्री। देखते हैं क्या कहते हैं आप लोग। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अमृतपाल सिंह की हिरासत पर पंजाब पुलिस की चुप्पी, इंटरनेट सेवा बंद, कई जगहों पर धारा 144 लागू। जी हाँ, खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पंजाब पुलिस वारिस दे पंजाब के मुखिया अमृतपाल की तलाश में जुटे हैं। वहीं इससे पहले चर्चाएं थी कि नकोदर से उसे हिरासत में लिया गया है। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने हिरासत में लिए जाने के सवाल पर चुप्पी साधी हुई है, जिसके बाद जानकारी आई है कि अमृतपाल फिलहाल फरार है और पुलिस ने उसके 78 साथियों को हिरासत में ले लिया है। तो वहीं राज्य में रविवार को रात 12 बजे इंटरनेट सेवाएं और SMS सर्विस बंद कर दी गई है। साथ ही कई जगहों पर धारा 144 भी लागू कर दिया गया है। बहरहाल दोस्तों, अमृतपाल सिंह को हिरासत में लेना यानी उनको गिरफ्तार करने को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं अमृतपाल सिंह पर भारत की जनता की क्या राय होने वाली है, क्योंकि कई मीडिया में इसको देश के लिए खतरा भी बताया जा रहा है। बहरहाल देखते हैं भारत की जनता हमारी क्या कहती है। साथ ही साथ दोस्तों, अंतिम खबर की बात करें, जहां HDFC बैंक की RBI ने लगाई लंका। एक छोटी सी गलती के लिए अब भरना पड़ेगा लाखों का जुर्माना। बता दें, RBI देश का केंद्रीय बैंक है। वो देश में मौजूद सरकारी और गैर सरकारी बैंकों पर नजर रखता है। उसके द्वारा बनाए गए नियम का उल्लंघन अगर कोई बैंक करता है तो नियम के अनुसार उस पर कार्रवाई होती है। इस बार देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC से गलती हुई है। उसको लेकर RBI ने भारी जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने राष्ट्रीय आवास बैंक यानी NHB के कुछ प्रावधानों को पूरा न करने के लिए हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HDFC पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है और बताया है कि कंपनी की 31 मार्च 2022 को वित्तीय स्थिति के आधार पर NHB ने कंपनी का सांविधिक निरीक्षण किया था। बहरहाल दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।